नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमपीटीएट वर्ग 3 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि ऑनलाइन में पूछे गए थे उसके वीडियोस यहाँ पर डेली अपलोड हो रहे हैं, टॉपिक वाइज हो रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पर पर्यावरण की बात करें तो आपका परिवार, पशु पक्षी और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य 3 टॉपिक हम अभी तक पर्यावरण में अपलोड कर चुके हैं। बाल विकास में आपका जिन प्याजे से संबंधित और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम ईवीएस की बात करें तो ये चौथा पार्ट है जो कि हम टॉपिक वाइज अपलोड कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में क्या मिलने वाला है, तो आज के वीडियो में पेड़ पौधे से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपकी एमपीटीएट प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में 35 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। यदि 35 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर हर एक प्रश्न आपको अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा, तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है ना। क्या करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो एमपीटीएट की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि आपकी एमपीटीएट वर्ग 3 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। शहतूत रेशम से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत रेशम है ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। क्या ये एपिस इंडिका से प्राप्त किया जाता है, एपिस डोरसाटा से, बाम्बेक्स मोरी से, या फिर एंथेरा पफिया से प्राप्त किया जाता है। शहतूत रेशम किससे प्राप्त किया जाता है ये पूछा गया है। तो ये किया जाता है बाम्बेस मोरी से। जो बाम्बेस मोरी होती है एक प्रकार की पतंग या फिर प्रजाति होती है जिससे शहतूत रेशम प्राप्त किया जाता है। तो जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पर रखी है कि शहतूत रेशम किसी और से नहीं बल्कि बाम्बिक्स मोरी नामक पतंगे या फिर जो प्रजाति होती है उससे बनाया जाता है। और ये पतंगे एक ऐसा रेशा बनाते हैं जो एकदम सफेद, गंधहीन और बहुत मजबूत होता है। किससे बनती है, बाम्बिक्स मोरी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। दूसरा प्रश्न, पेड़ों के संरक्षण का आंदोलन था। तो यहाँ पर 4 आंदोलन दिए हुए हैं, एक एक करके सारे के बारे में हम बात करेंगे। पेड़ों के संरक्षण के बारे में पूछा गया है भाई। साइलेंट वैली आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, या फिर जंगल बचाओ आंदोलन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए आयोग द्वारा जो आंसर माना गया है वो माना गया है चिपको आंदोलन। कौन सा माना गया है, चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये, 1973 में। लेकिन आप देखेंगे तो भैया जो पेड़ों के संरक्षण का जो आंदोलन है वो एपिको आंदोलन भी है और जंगल बचाओ आंदोलन भी है। अब यहाँ पर 3 आंसर दे रखे थे, उसमें से आपको चयन करना था कि भाई सबसे सही कौन सा है। तो सबसे सही का मतलब ये है कि जो सबसे पहले हुआ था वो यहाँ पर टिक करना था। तो वो हुआ था चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में हुआ था। मेरे हिसाब से एपिको आंदोलन भी यहाँ पर सही आंसर होगा, जंगल बचाओ भी, क्योंकि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, है ना। साइलेंट वैली जरूर अलग आंदोलन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा एक एक करके। तो राइट आंसर क्या माना आयोग ने यहाँ पर, चिपको आंदोलन, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है अन्य टेट में, और इसमें भी पूछा जा सकता है कि भाई चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा है, नाम नोट कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। यह आंदोलन जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए 1973 में, कब, सन याद रखिएगा, सन और यहाँ पर नाम, है ना। ये उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जिले में, राज्य पूछे तो उत्तराखंड और जिला पूछे तो चमोली। इंपोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, और भी आगे इंपोर्टेंट बातें रहेंगी, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू किया, अपनी जान तक दे दी उन्होंने, है ना। मतलब अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, पेड़ों को कटने नहीं दिया, है ना। ये आंदोलन को रोक दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ यदि हम बात करें कि भाई सुंदरलाल बहुगुणा यदि विकल्प में नहीं रहे, और भी यदि पूछ ले कि भाई कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर श्रीमती गोरा देवी के बारे में पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी चिपको आंदोलन से ही संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं अपिको आंदोलन की। देखिए अपिको कन्नड़ भाषा, जब आपका चिपको आंदोलन हुआ था उसी से प्रेरणा लेकर ही अपिको आंदोलन हुआ था। और अपिको क्या है, ये कन्नड़ भाषा का एक शब्द है ना। कन्नड़ में चिपको का पर्याय, चिपको का पर्याय क्या है, कन्नड़ में अपिको है ना। अपिको को ही चिपको बोला जाता है, लेकिन कन्नड़ में उसे क्या बोला जाता है, अपिको बोला जाता है। अपिको आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से शुरुआत हुई थी, उसके ग्रामीण से शुरुआत हुई थी। लेकिन जो हिमाचल के उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन पेड़ों को गले लगाने का आंदोलन से प्रेरित था वही, यानी कहने का मतलब है पेड़ों से संबंधित ही आंदोलन था, लेकिन किससे
ये प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन है उससे प्रेरणा लेकर ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एपीको आंदोलन भी पेड़ों से संबंधित ही एक आंदोलन है। एपीको आंदोलन की शुरुआत की पूछे तो ये 1983 में हुई थी, और 1973 में किसकी हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें पांडुरंगा हेगड़े के नेतृत्व में, ये पूछा जाता भैया कि पांडुरंगा हेगड़े किसके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन किया था? तो इनके द्वारा एपीको आंदोलन किया गया था, जो कि पुरुषों जो गांव था उनमें जो पुरुष महिलाओं और बच्चों के कलसे जंगल को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाया। कौन सा जंगल? कलसे जंगल। इसके बारे में तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर नाम जरूर पूछा जा सकता है ना। तो पांडुरंगा हेगड़े के नेतृत्व में, है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भैया जंगल बचाओ आंदोलन। नाम ही जंगल से आप समझ सकते हैं कि भैया ये पेड़ों के संरक्षण के द्वारा ही इस आंदोलन को चलाया गया होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। 1982 में झारखंड जो पहले बिहार में था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये कहां पर था? बिहार में, है ना। अब झारखंड में चला गया है ये, के सिंहभूम जिले में हुई थी। कौन से जिले में? सिंहभूम जिले में हुई थी। फिर यहाँ धीरे धीरे ओडिशा जैसे अन्य राज्य में ये फैलता गया, ये आंदोलन आगे बढ़ता गया। 1982 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों को जंगल में बदलने की योजना पेश की, है ना। पहले जो पेड़ थे उनको बदलकर सागौन में वो परिवर्तित करना चाहते थे, लेकिन वहां के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, और इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया था। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको, 3 जो विकल्प थे वो आपको लग रहे हैं या नहीं कि भैया आंसर ठीक होंगे? तीनों के तीनों ही ठीक लग रहे हैं। लेकिन जो आयोग ने जो आंसर माना वो मैंने आपको बता दिया, चिपको आंदोलन। और क्यों माना होगा ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले वही आंदोलन हुआ था। मेरे हिसाब से इस प्रकार के विकल्प को नहीं रखना चाहिए, है ना। जो बिल्कुल क्लोजली होते हैं उन विकल्पों को 4 विकल्प में नहीं रखना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर एक और विकल्प था आपका साइलेंट वैली आंदोलन। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो कहां से शुरुआत हुआ था? तो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले की से ये शुरुआत हुआ था, और इसकी स्थिति सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली की रक्षा के लिए राज्य के खिलाफ एक आंदोलन था। किसके लिए? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली की रक्षा के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, और इसे 1973 में साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट को जल विद्युत परियोजना से बाढ़ से बचाने के लिए शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? जल विद्युत परियोजना से बाढ़ से बचाने के लिए इसको शुरू किया गया था, है ना, 1973 में। तो याद रखिएगा, साइलेंट वैली के नाम से भी यदि प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, पर्यावरणविद के अनुसार विवादास्पद पौधा है। देखिए यहाँ पर विवादास्पद पौधा के बारे में पूछे, किसान का दुश्मन पूछे, किसानों का दुश्मन, या फिर पूछे पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन पूछे, या फिर पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष पूछे, या फिर विवादास्पद पौधा पूछे। क्या वो तुलसी होगा, आंवला होगा, यूकेलिप्टिस होगा, या फिर नीम होगा? सभी को पता है जिस प्रकार से मैंने प्रश्न को रखा है, ये आपको समझ आ गया होगा कि भैया ये पौधा यूकेलिप्टिस है। कौन सा है? यूकेलिप्टिस। इसे सफेदा भी बोला जाता है, सफेदा पेड़ ना। विकल्प में सफेदा दे दो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसे यूकेलिप्टिस ही कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा कि किसानों का दुश्मन यूकेलिप्टिस, पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टिस, या फिर पर्यावरण का जो आतंकवादी वृक्ष है उसे यूकेलिप्टिस कहा जाता है, या फिर पर्यावरणविद के अनुसार विवादास्पद पौधा आपका यूकेलिप्टिस होगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा, उसको आपको याद रखना है। यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा के पेड़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है, और किसानों का दुश्मन भी इसे ही कहा जाता है। यहाँ पेड़ जमीन से बहुत ज्यादा पानी सोखता है, यानी कि जहां पर ये पेड़ उग जाता है वहां पर इसकी जो जड़ें हैं वो वहां तक चली जाती है जहां तक पानी रहता है, और जो आसपास का जो एरिया है, जितना भी ये एरिया कवर करता है, सारा का सारा एरिया कवर कर लेता है, उसकी जड़ें वहां पर पहुंच के वो पानी को सोख लेती है और उस पानी को वहां पर खत्म कर देती है, जो कि किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पानी अपनी खेती के लिए वो सारा का सारा ये नष्ट कर देता है ना। तो याद रखिएगा सफेदा के बारे में ये जानकारी, है ना। आगे बात करें
तो यहाँ मिट्टी के पोषक तत्वों और नमी के भंडार को भी कम कर देता है। ये पानी सारा सोख लेता है तो नमी कहाँ रहेगी, है ना, पोषक तत्व कहाँ रहेंगे। इसकी वजह से जहां भी यहाँ पेड़ लगाया जाता है वहां आसपास कोई और पेड़ नहीं पनप पाता। किसकी वजह से, ये यूकेलिप्टस की वजह से। और यह जमीन में काफी अंदर तक फैला होता है जिससे पानी का स्तर बहुत कम कर देता है, बहुत नीचे तक ले जाता है ना, ये याद रखिएगा। साथ साथ यूकेलिप्टस के साथ साथ एक और वृक्ष होता है जलकुंभी। कौन सा होता है, जलकुंभी। ये जलकुंभी जो वृक्ष होता है ये भी पर्यावरणीय संकट माना जाता है। यदि जहां पर यूकेलिप्टस ना हो या पूछा जाए तो भाई पर्यावरणीय जल संकट कौन सा वृक्ष है, तो वो है जलकुंभी वृक्ष। किस प्रकार से है कि जलकुंभी इस पौधे को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। सीधा सीधा पूछे तो ये बंगाल के आतंक कौन से पौधे को कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये पौधा पानी में बहुत तेजी से फैलता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को तेजी से कम करता है, जिसकी वजह से जलीय जंतुओं को परेशानी होती है। यानी कि ये यदि जिस तालाब में, नदी में कहीं पर भी ये पौधा उग गया तो ये बहुत तेजी से फैलता है ना। पानी में जो ऑक्सीजन होती है, जो जलीय जीव जिसका उपयोग करते हैं, उसको ये बहुत कम कर देता है, जिससे कि उसमें जो जलीय जीव होते हैं उनको परेशानी होती है। वो कौन सा वृक्ष है, जलकुंभी, है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए चौथा प्रश्न, नीम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए भैया कि नीम का वैज्ञानिक नाम, और ये पूछा गया प्रश्न है, नीम का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले जिसमें हिंदी थोड़ा सा टफ है ना, बोलने में उसको परेशानी आ रही, पढ़ने में, तो एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है उसकी हिंदी टाइपिंग गलत हो सकती है ना, इसलिए साथ में वो इंग्लिश भी देते हैं, इंग्लिश शब्द भी लिखा होता है वहां पर, यानी कि प्रश्न को हिंदी में भी देते हैं और इंग्लिश में भी देते हैं, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ये जरूर करिएगा, जहां पर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो प्रश्न में या फिर 4 विकल्प में, तो एक बार इंग्लिश में जरूर दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेगीफेरा इंडिका बोलते हैं भैया नीम का वैज्ञानिक नाम को, आजादी राछा इंडिका बोलते हैं, फिटकरी सेफा बोलते हैं, फाइलेंथस एम्बिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है आजादी राछा इंडिका, जो कि सही नाम क्या है आपका, एजांडी रेक्टा। क्या है इसका सही नाम, एजांडी रेक्टा, एजांडी रेक्टा इंडिका। ऐसा नहीं है, हो जाती गलतियां, है ना, लिखने में, तो याद रखिएगा एजांडी रेक्टा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है नीम का। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लिखने में भी हो जाता है, पढ़ने में भी हो जाता है, तो बी वाला विकल्प आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। और भी मैं आपको बताऊंगा, 2-4 वैज्ञानिक नाम मैंने लिखे हैं जो कि इंपोर्टेंट है। नीम का वैज्ञानिक नाम जैसा कि मैंने बताया एजांडी रेक्टा इंडिका, जो कि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है ना, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आजादी राछा इंडिका भी लिखा हुआ है, लेकिन सही नाम क्या है इसका, एजांडी रेक्टा इंडिका, है ना। आम का वैज्ञानिक नाम पूछे जो कि विकल्प में था, पहले वाले विकल्प में था आपका मंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है, मंगी मैंगो है ना, इससे याद रखिएगा, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिलांथस एम्बलिका, है ना, फिलांथस एम्बलिका, ये आपका आंवले का वैज्ञानिक नाम है, इसको भी याद कर लीजिएगा। एक शहतूत का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता देता हूँ, मोरस इंडिका। ये जो मैंने आम का बताया, आंवला का, शहतूत का, ये सभी इसके सभी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मोरस इंडिका शहतूत का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न, सिनकोना के पेड़ वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक पाए जाते हैं, कितने सेंटीमीटर में पाए जाते हैं, 100 सेंटीमीटर में, 70 सेंटीमीटर, 50, 30। जहां पर पेड़ वर्षा वाले क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर की 100 सेंटीमीटर अधिक में पाए जाते हैं कि भैया 70 में, 50 में, 30 में, ऐसा इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है। तो ये पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर। सिनकोना के पेड़ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, सिनकोना के पेड़ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिनकोना एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिनकोना किस प्रकार का वन है, ऐसा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं, जिसका जिक्र मैं आपको आगे करके बताऊंगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प में सिनकोना है तो आप टिक कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर सही होगा, राइट आंसर होगा, है ना। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग औषधि बनाने के लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भैया वो कौन सा पेड़ है जिसकी छाल औषधि के लिए उपयोग की जाती है, तो वो है सिनकोना, है ना। या फिर कुनेन नामक दवा पूछ जाती है, भैया कुनेन नामक दवा कौन से पेड़ से ली जाती है, तो वही सिनकोना। इसी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के लिए उपयोग की जाती है, मलेरिया के इलाज के लिए इसकी दवा बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, सिनकोना इंपोर्टेंट है ना। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि भाई इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। ये कौन से वन उगते हैं, इसमें शीतोष्ण पर्वतीय वन उगते हैं, शंकुधारी वन उगते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं, या फिर भूमध्य सागरीय वन उगते हैं। तो जहां पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आए, राइट आंसर आपको करना है शंकुधारी वन। कौन से वन उगते हैं यहाँ पर, शंकुधारी वन उगते हैं। आपका बी वाला विकल्प करेक्ट होगा। फिर से वही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को बदल दिया गया है, लेकिन आंसर वही। हिमालय पर्वतीय, यानी कि यही प्रश्न आपके दो अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, शंकुधारी वन कहलाते हैं। वो भी क्या कहलाएंगे भैया, शंकुधारी वन कहलाएंगे। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी शंकुधारी वन होगा। ये प्रश्न दो बार पूछा गया, कहने का मतलब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया, आंसर आपका वही है ना, बी वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारतीय रबड़ वृक्ष कहा जाता है। इंपोर्टेंट, भारतीय रबड़ वृक्ष किसे कहा जाता है, या फिर भारत में जो रबड़ वृक्ष है वो कौन सा है। फिकस इलास्टिका है, ग्रेविलिया रोबास्टा है, फिकस बेगालेसिस है, या फिर मोरिगा ओलिफेरा है, कौन सा है। आपको ये चार विकल्प के माध्यम से बताना है। तो भैया भारतीय रबड़ वृक्ष के बारे में पूछे तो फिकस इलास्टिका नाम याद रखिएगा, ये भारतीय रबड़ वृक्ष है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसे भैया रबड़ फिग, रबड़ झाड़ी, रबड़ के पेड़ या भारतीय रबड़ झाड़ी भी कहते हैं। भारतीय रबड़ पेड़ भी इस पेड़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ अंजीर की एक प्रजाति, जैसे कि हम अंजीर खाते हैं ना, उसी की एक प्रजाति है, कौन सी, फिकस इलास्टिका है ना, जो रबड़ के रूप में प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ के पेड़ पूरे भारत में किस जंगलों में पाए जाते हैं, यदि ये पूछे तो ये सदाबहार जंगलों में। हर एक जो मैंने बिंदु रखे इसके बारे में समझा है, सबके सब इंपोर्टेंट है, सदाबहार जंगलों में पाए जाते हैं। केरल भारत में रबड़ सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य। यदि पूछे कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादित होती, सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य पूछे तो वह केरल है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है। टुंड्रा है, हिमालयन है, ज्वार है, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। रबड़, ये प्रश्न देखिए आपका 8वां भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को बदल दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया था भैया यहाँ पर, कि ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर क्या बताया, सदाबहार जंगलों में। इससे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रबड़ है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से संबंधित है, वहां पर ये पाई जाती है। याद रखिएगा, इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपने ध्यान दिया तो हर एक प्रश्न और अच्छे से मैं समझाऊंगा, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। रबड़ जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से संबंधित रखता है, वहां पर ये उगता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि में घास उगाई जाती है जिसका उपयोग वर्षा के जल को रोककर, मिट्टी के कणों को बांधकर और मिट्टी की संरचना में सुधार करने, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पर उस विधि के बारे में बताना, कौन सी विधि है। क्या वो वन रोपण विधि है, यांत्रिक विधि है, एग्रोस्टोलॉजिकल विधि है, या फिर कृषि संबंधित विधि है। ज्यादातर बच्चे पहले वाले विकल्प पर टिक करेंगे, भैया वन रोपण विधि होगी, लेकिन वन रोपण विधि नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, एग्रोस्टोलॉजिकल विधि होगी। इस विधि के अंतर्गत घास उगाई जाती है। ये एक प्रकार की आप कह सकते हैं, एग्रोस्टोलॉजी जो है वनस्पति विज्ञान की वहां शाखा है जिसमें घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एक विधि है जिसका उपयोग वर्षा के जल को रोककर, मिट्टी के कणों को बांधकर और मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। ये कौन सी विधि होगी, एग्रोस्टोलॉजिकल विधि होगी। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है आपको समझाने के लिए कि एग्रोस्टोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वहां शाखा है जिसमें घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यदि सीधा सीधा पूछे घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपको एग्रोस्टोलॉजी पर क्लिक करना है। इसे ग्रेमिनोलॉजी भी कहते हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेमिनोलॉजी भी है, याद रखिएगा। और एग्रोस्टोलॉजी में घासों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी या फिर ग्रेमिनोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रेशे मानव निर्मित रेशे। एक होते प्राकृतिक निर्मित रेशे और दूसरा होता है मानव निर्मित। तो यहाँ पर मानव निर्मित पूछा गया है ना। मानव निर्मित कौन से हैं, कपास, रेशम, ऊन या फिर रेयान। सही आंसर क्या होगा आपका, रेयान, है ना। कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये सभी आपके प्राकृतिक रेशे है ना। ये सभी क्या है, प्राकृतिक रेशे। लेकिन जो रेयान है
ये आपके कृत्रिम रेसे बोल सकते हो, मानव निर्मित रेसे बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक रेसे के बारे में। प्राकृतिक रेसे क्या होते हैं? वो रेसे होते हैं जो पौधे, जानवरों और जो खनिज स्रोत होते हैं उससे प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक रेसे कहते हैं। जैसे कि कपास, रेशम, ऊन जो कि विकल्प में है, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक रेसे, है ना। अब कृत्रिम रेसे कौन से होते हैं भैया? कृत्रिम रेसे मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि कपड़े बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका नायलॉन हो गया, एकरी लीक हो गया, रेयान होगा, ड्रेकान हो गया। ये विकल्प में रेयान की जगह पे ड्रेकान भी दे सकते हैं, है ना, एक्रिलिक भी दे सकते हैं, नायलॉन भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सभी के सभी कृत्रिम रेसे हैं, ये याद रखिएगा। फिर मानव द्वारा निर्मित रेसे हैं, है ना। तो प्राकृतिक रेसे के बारे में पता होना चाहिए, और आपके कृत्रिम रेसे या फिर जो मानव निर्मित रेसे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? काफी इंपोर्टेंट और काफी बार पूछा गया प्रश्न, एक ही बार कई बार पूछा गया है, और काफी टेट यानी कि लगभग सभी टेटों में ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो सही आंसर क्या होगा भैया? 1972 है, 75 है, 78 है, या फिर 82 है, क्या है? सही आंसर होगा आपका 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कुछ और अधिनियम में आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तारीख सहित पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था। यदि तारीख पूछे तो 9 है सितंबर, और सन पूछे तो 1972 है। यहाँ अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। यदि किस लिए बनाया गया? तो पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। कुछ प्रमुख अधिनियम में आपको बता रहा हूं, टोटल लगभग मैंने 4 रखे हैं। तो जैविक विविधता अधिनियम के बारे में पूछे कि यह कब पारित किया गया था? 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यह किया गया था 1981 में, है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1980, और जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1974 को पारित किया गया था। तो कुछ अधिनियम इंपोर्टेंट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। आगे बात करें 13वें प्रश्न की, तो अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीण के साथ जिन्होंने राजस्थान में इस पेड़ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, और हाल ही में सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया? काफी इंपोर्टेंट है, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में घुमा फिराकर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, है ना। 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा। खेजड़ी वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है भाई? पहले पेड़ का नाम पूछा गया था, तो वह है खेजड़ी वृक्ष, और ये अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार इनके नाम पर दिया गया है ना। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ये याद रखिएगा। इनके द्वारा क्या किया गया था वो मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन से समुदाय से थी? ये याद रखिएगा, बिश्नोई समुदाय, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिश्नोई समुदाय की कौन सी महिला है जिन्होंने पेड़ की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था ना। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अमृता देवी, है ना, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा भैया। ये स्टेट एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है ये, है ना। तो बिश्नोई समुदाय की एक बहादुर महिला थी जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, है ना। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने नए महल के निर्माण के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। अमृता देवी ने पेड़ों को काटने का विरोध किया। यहाँ पर इनका गांव जो था, उनके गांव में गए वो, है ना, सैनिक, और पेड़ काटने लगे तो इनका विरोध था कि भाई ये पेड़ नहीं काटेंगे, है ना, और कहा था कि वह पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देगी, है ना। साथ में यदि सन पूछे कि भैया ये आंदोलन कब हुआ था, तो अमृता देवी बिश्नोई द्वारा 1970 में आंदोलन किया गया था। कहां पर किया गया था? तो ये राजस्थान के जोधपुर में। वहां पर सबसे ज्यादा क्या थी? खेजड़ी थी। उसी के नाम पर गांव का नाम पड़ा था खेजड़ी गांव, है ना। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास स्थित है, और इस गांव का नाम वहां उगने वाली जो खेजड़ी पेड़ है उसके कारण इसका नाम पड़ा था, है ना। आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अमृता देवी ने की थी। इनके द्वारा आंदोलन चला गया था जिसमें गांव के कहीं महिलाएं कहीं पुरुष इनके साथ थे, है ना। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा समुदाय प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध? जैसा कि हमने आपको बताया, प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का कौन सा समुदाय है भैया? बंजारा है, जैन है, राजपूत है, या फिर बिश्नोई है? तभी मैंने आपको बताया, ये आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिश्नोई समाज है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई राजस्थान का बिश्नोई समुदाय प्रकृति संरक्षण के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समुदाय के लोग वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई तरह से काम करते हैं, और अमृता देवी बिश्नोई ने तो अपनी जान भी गंवाई थी। चलिए अगला प्रश्न, वनों में फूलों की प्रजाति कहलाती है। वनों में फूलों की प्रजाति क्या कहलाती है भैया? बायोफाइट्स कहलाती है, एंजियोस्पर्म कहलाती है, जिम्नोस्पर्म, या फिर फर्न कहलाती है। वनों में फूलों की प्रजाति के बारे में पूछा गया है, तो ये एंजियोस्पर्म कहलाती है। क्या? फूलों, वनों में फूलों की प्रजाति एंजियोस्पर्म कहलाती है।
बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय वनस्पति है? यहाँ पर यह प्रश्न 2 बार पूछा गया, घुमा फिरा कर आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पूछा गया भैया पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पहली बात कि पंचमढ़ी में जो पंचमढ़ी है ये एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि भाई इसमें उगने वाली जो वनस्पति वो कौन सी है, साल है या फिर जंगली आम है। कूट में आंसर देना है भैया आपको, केवल 1 है, 2 है, 1 और 2 दोनों है, या फिर ना तो 1 है और ना ही दोनों है। क्या है सही आंसर आपका, क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए और 2, यानी कि यहाँ पर साल भी पाई जाती है इस क्षेत्र में और जंगली आम भी पाए जाते हैं। आगे हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए पंचमढ़ी जीवमंडल में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रचलित है, पूछा जाता है उसके बारे में, है ना। पंचमढ़ी जीवमंडल में कौन सा उद्यान है, तो आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लीजिएगा, एमपी टेट का प्रश्न है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और पंचमढ़ी जीवमंडल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, कहां पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। याद रखिएगा बायोस्फीयर कब घोषित किया गया था, यदि सन पूछे तो ये 2009 में घोषित किया था। कितने? यूनेस्को ने। और ये भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ये इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान पर एक वीडियो बनाया है जिसमें एक एक करके वीडियो 18 बायोस्फीयर रिजर्व, सारी चीजें मैंने उसमें बता दी है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान एमपी टेट 2018 से 2024 तक के प्रश्न इस प्रकार लिखेंगे, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो चेक करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। हाल ही में अपलोड किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या पूछे तो वो कितनी है? 18 है। कौन कौन सी उसमें मैंने एक एक करके बताया हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन पूछा गया है ना। थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे हो गया है इसलिए माफी चाहता हूं मैं, है ना। 4 विकल्प में पढ़ के सुना देता हूं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जैसा कि मैंने 16वें प्रश्न बताया था वही राष्ट्रीय उद्यान होगा। भारत का पहला जो आरक्षित वन होगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन है, जिसे साल 1981 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था स्थापित? इसे 1981 में किया गया था। यहाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा सीमा पर स्थित है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और इसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैले हुए हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बेल, लता, जड़ी बूटी या फिर झाड़ियां। तो यहां पर पूछा गया कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, जो सिर्फ जमीन पर फैले हुए। बेल होती, लता, जड़ी बूटी या फिर लता, तो वो क्या होते हैं? लता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लता, है ना। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो पाते, जमीन पर फैले जाते हैं, उन्हें लता कहते हैं। लताओं के तने पतले और कमजोर होते हैं, इसलिए उनकी जमीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंद, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? लताओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है जो कंफ्यूज करने वाला है, और प्रश्न भी वही है। सहारा लेने और ऊपर चढ़ने वाले पौधे के बारे में पूछा गया है कि झाड़ियां, जड़ी बूटी, लता या फिर बेल। तो ये जो सहारा लेने वाले और ऊपर चढ़ने वाले पौधे कौन से होंगे? आपके बेल होंगे। कौन से होंगे? बेल होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरे और कोमल तनों वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए भैया एमपी टेट एग्जाम में, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि मैं इसी में तो आपको बता भी रहा हूं। झाड़ियां, जड़ी बूटी, पेड़ या बेल। तो हरे कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जड़ी बूटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जड़ी बूटी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्बल कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? यहाँ पर मुंडा और संथाल जो एक जनजाति दोनों है ना, मुंडा और संथाल, तो ये किस पेड़ की पूजा करते हैं भैया? महुआ और कदम के पेड़ की, इमली और आम के पेड़ की, पीपल और बरगद के पेड़ की, या पर केले और नारियल के पेड़ की। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजाति है ये महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। किसकी? महुआ और कदम के पेड़ों की। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी रहवासी जीव को प्रभावित किए बिना जब एक जीव लाभ लेता है तो कहलाता है। यानी कि ये 2 जीव है तो इसको भी लाभ हुआ लेकिन इसके लाभ से इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। ऐसा जीव क्या कहलाता है? तो भैया उपरजीवी कहलाएगा, सहभोगी कहलाएगा, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सहभोगी। मैं चारों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आंसर क्या होगा आपका? सहभोगी होगा। सहभोगी जीव को प्रभावित किए बिना
जब एक जीव लाभ लेता है तो उसे क्या कहेंगे, आपका सहभोगी कहेंगे, है ना। चलिए एक एक करके बात करेंगे। पहले सहभोगी या फिर सहभागिता इसे कहते हैं। यहाँ एक ऐसा पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तो दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जैसे आम की शाखा पर उगने वाला जो आर्किड होता है, आपने आर्किड देखा होगा, हेल की पीठ पर रहने वाला जो बारकेनेकल है, ये ना तो व्हेल को किसी प्रकार का लाभ देंगे और ना ही हानि देंगे, ना ही आम को किसी प्रकार का लाभ देंगे, ना ही हानि देंगे, लेकिन जो उस पर रह रहा है उसको जरूर लाभ होगा। तो ऐसी प्रजाति क्या कहलाएगी, सहभोगी कहलाएगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं भैया मृतजीवी क्या कहते हैं। मृतजीवी जो जीव अपने भोजन को मृत और सड़े हुए पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जो भोजन का या फिर मृत पहले से मरे हुए हैं उसमें जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं उससे प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहा गया, जैसे कि कवक, है ना। परजीवी वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल, एंट अमीबा, फिताकृमि आदि। अमरबेल को आपने देखा होगा, पेड़ के आसपास लपटी होती, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ना, तो ये किसी न किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं ना, किसी न किसी पर भी। सहजीवी किसे कहते हैं, तो सहजीवी वो जीव होते हैं जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दोनों की एक दूसरे को आवश्यकता होती है ना, दूसरे अपने आप में नहीं रह पाते, एक दूसरे की आवश्यकता उनको पड़ती है, यानी कि वो जीवन यापन करते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं, जैसे कि लाइकेन या शैवाल और कवक। इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से ही जिंदा है, उसे क्या कहते हैं, तो सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन, शैवाल या फिर कवक, है ना। याद रखिएगा, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पौधों में वजन के हिसाब से लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है, 10 से 20, 40 से 50, 80 से 90 या फिर 30 से 40। तो सबसे ज्यादा पानी होगा भैया उसके वजन से लगभग 80 से 90%। कितना, 80 से 90% पानी होगा। चलिए सर्वोत्तम किस्म की भारतीय टीक, जिसको सागौन बोलते हैं, टीक को क्या बोला जाता है, सागौन बोला जाता है, किस जंगल में पाया जाता है, सुंदरवन में, कान्हा वन में, सतपुड़ा वन में या फिर गिर वन में, किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको 16 और 17 या फिर 15 और 16 प्रश्न में किसका जिक्र किया था मैंने, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। और वही जो वन है सतपुड़ा वन, उसी में सागौन या फिर जो भारतीय टीक है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सॉरी, सर्वोत्तम किस्म की भारतीय जो सागौन है वो पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये कहां पर स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया था, यहाँ पर देखिए सन पूछा गया है, 89, 86, 88 या फिर 84, कब किया गया था। सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है भैया 88, है ना। वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया था, 1988 संशोधन किया गया था, विशेषकर ध्यान दीजिएगा, है ना। संशोधन कब किया था, तो ये 1988 को किया गया था। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये विशेषकर आपको पता होना चाहिए। तो ये 25 अक्टूबर, ये यहां पर मिस प्रिंट हुआ, 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था, लेकिन संशोधन कब हुआ था, 1988 को। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को भारत में वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, और इसे संशोधन 1988 को भी किया गया था, और साल 2023 को भी इसे संशोधित किया गया था। यदि 1988 ना हो, 2023 हो, तो भी टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत इसे हिंदी में कहेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट, प्रकाशित की गई थी, यानी कि जो प्रकाशित कितने वर्षों में की जाती है ये पूछा गया, वार्षिक में, द्विवार्षिक में, त्रैमासिक में या फिर हर 5 साल में। तो ये की जाती है हर 2 वर्ष में, यानी कि द्विवार्षिक, है ना। ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है हर 2 वर्ष में की जाती है। पहला सर्वेक्षण या भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो ये 1987 को किया गया था। कब, 1987। इस रिपोर्ट में देश के वन और वृक्षों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है, देश के वन और वृक्षों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन रिपोर्ट जो है ये द्विवार्षिक प्रकाशित की जाती है, हर 2 वर्ष में की जाती है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। चलिए, खाद नियमित अंतराल पर करनी चाहिए, अन्यथा पौधे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, यानी कि जब आवश्यकता हो तब करनी चाहिए, है ना, नियमित करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बताना है। या कमजोर होगा पौधा, उत्पादक, मजबूत होगा या फिर लंबा होगा। तो यदि आप नियमित खाद नहीं डालेंगे, है ना, तो वो पौधा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कैसा होगा, कमजोर होगा। अब खाद से क्या होता है भैया, तो खाद नियमित अंतराल पर करनी चाहिए, पौधा कमजोर हो जाएगा। खाद से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है खाद, ये भी याद रखिएगा, उर्वरकता बढ़ाने के लिए, है ना। चलिए, सुंदरी के पेड़
टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं जो रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर सुंदरी के पेड़ के बारे में पूछा गया कि भैया ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ होते हैं, टिकाऊ होते, कठोर और लकड़ी के होते हैं। तो ये गोदावरी और कावेरी डेल्टा में पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, कृष्णा डेल्टा में या फिर महानदी में। तो ये सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, कहां पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहां पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर ये पाए जाते हैं सुंदरी के पेड़। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में दूंगा। जो सुंदरी के पेड़ होते हैं ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। ये इंपोर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। याद रखिएगा, मैंग्रोव वन को ज्वारी वन भी कहा जाता है ना। यदि आपसे पूछे कि भैया सुंदरी के पेड़ किस वन में पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव वन हो विकल्प में तो मैंग्रोव वन चुनना है, ज्वारी वन हो तो ज्वारी वन चुनना है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसे मैंग्रोव वन को ज्वारी वन भी कहते हैं क्योंकि ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में ये सुंदरी वन के जो पेड़ है वो पाए जाते हैं, सुंदरी पेड़, है ना। याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, सॉरी आगे आएगा, है ना, प्रश्न आएगा, एक प्रश्न पूछा गया है, जहां तक मुझे लगता है एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है। तो शैवाल की वृद्धि नियंत्रित की जा सकती है। शैवाल की जो वृद्धि है वो किससे नियंत्रित की जा सकती है, क्लोरीनीकरण करके, वायु संचारण से, निस्यंदन से या फिर ब्लीचिंग से। तो ये की जाती है शैवाल की वृद्धि क्लोरीनीकरण से। शैवाल की वृद्धि नियंत्रित की जा सकती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच का कक्ष या चेंबर है जिसमें पौधों को सूर्य के प्रकाश की गर्मी प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा कांच या कक्ष है जो पौधों को सूर्य के प्रकाश की गर्मी प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। ग्रीन हाउस है, वृक्षारोपण कक्ष है, सूरज की रोशनी कक्ष या फिर ग्लास हाउस है। तो है ग्रीन हाउस कक्ष या फिर कांच कह लीजिए, है ना। ग्रीन हाउस कांच या फिर कक्ष जिसमें पौधों को सूर्य के प्रकाश को रोककर उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पौधे के स्रोत चाय या कॉफी से जुड़ी दवा का नाम क्या है। देखिए, जो चाय या कॉफी एक दवा के रूप में पी जाती है भारत में या फिर अन्य देशों में, तो उसमें क्या पाया जाता है, अफीम, पोस्ता, कांटा सेब, कैफीन या फिर कपूर। जब भी हमें ऐसा आलसी टाइप होते हैं, हम आलसी हो जाते हैं या फिर नींद आती है ना, और हम सोना नहीं चाहते तो हम क्या बोलते हैं, यार चाय बना दो, यार चाय पीना है। तो उससे क्या, थोड़ी बहुत आलसी जो होता है, आलसी जो शरीर के अंदर आलस होता है वो चला जाता है, नींद नहीं आती। तो उसमें ऐसा क्या होता है ना, उसे दवा के रूप में लेते हैं तो उसे उसमें क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। चाय और कॉफी के पौधे में जुड़ी दवा का नाम क्या है, कैफीन है। कैफीन को एक दवा के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है जिससे सतर्कता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, सतर्कता। जैसे कि आलसी होती है, आलस आता शरीर में, वो चला जाता है ना। संरक्षित क्षेत्र क्या है भैया, संरक्षित क्षेत्र सलसा प्रश्न है। किसे कहते हैं संरक्षित, तो ये हमारे वनस्पतियों और जीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए निर्धारित क्षेत्र, जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसे संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पौधों के पोषण में निम्नलिखित में से कौन से 3 प्रमुख महत्वपूर्ण है पौधों के पोषण में, कौन है। सही आंसर क्या होगा, एनपीके। एनपीके, एन से होगा आपका नाइट्रोजन, पी से होगा फास्फोरस और के से होगा आपका पोटेशियम, है ना। इन तीनों को मिलाकर बनता है। तो कहां लिखा हुआ भैया, सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण होते हैं पौधों के पोषण में। लिखा भी हुआ है, पौधों के पोषण के लिए जरूरी 3 प्रमुख तत्व है। नाइट्रोजन एन से प्रदर्शित करते, फास्फोरस पी से, पोटेशियम के से। यदि एन पी के डायरेक्ट भी दे दे ऐसा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों तत्वों को एनपीके भी कहा जाता है। ये तत्व पौधों की पोषण सामग्री को बढ़ाते हैं। एंजाइम, जैव रासायनिक प्रक्रिया और कोशिकाओं की अखंडता के लिए ये सभी जरूरी है। इनकी कमी यदि ये नहीं हो पौधे में तो इसकी कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, स्वास्थ्य उसका सही नहीं होगा, उपज पर भी उसका असर पड़ेगा, है ना। ये सभी कमी हो जाएगी यदि ये तीनों चीजें उसमें नहीं है तो। किस रसायन की उच्च सांद्रता पर फूलों की कलियां सख्त और सख्त हो जाती जिससे अंततः वे पौधे से गिर जाते हैं। जो कलियां होती है, आपने देखा होगा, सूख जाती है, वो गिर जाती, पौधों से अलग हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो किसके कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, किसके कारण। तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड ना। बड़ा खतरनाक केमिकल है भैया, रासायनिक है ना। तो ये जो रसायन है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण फूलों की कलियां सख्त और सख्त हो जाती है जिससे पौधे से वो अलग हो जाती है, गिर जाती है। हल्की सी जानकारी दूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में फूलों की कलियां सख्त हो जाती है और अंत में पौधे से अलग हो जाती है, गिर जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड
SO2 होता है, ये बदबूदार और जहरीला गैस होता है, यह पौधों को नुकसान पहुंचाती है और उनकी वृद्धि को बाधित करती है, रोक देती है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पौधों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, साथ में यह पौधे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी धीमा करती है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड पौधे में जल की हानि भी होती है और यह पौधों की गुणवत्ता और मात्रा को भी कम करती। इतनी सारी कमियां करती, और भी कमियां थी जो इंपोर्टेंट हैं वो मैंने आपके सामने रख दी, है ना। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने टोटल आपको बताए थे 35 प्रश्न हैं और इसमें किसी भी प्रकार से अलग से प्रश्न मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं, ये सभी के सभी आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य एक पादप समुदाय से है जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ दिया गया है। इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की जो वनस्पति है इसे कुंवारी वनस्पति कहेंगे। क्या कहेंगे? कुंवारी वनस्पति कहेंगे। तो ये जो 35 प्रश्न थे, ये जानकारी थी, वही है। प्राकृतिक वनस्पति में झाड़ियां, घास, पेड़ ये सभी आते हैं ना। तो ये जो 35 प्रश्न थे सभी के सभी आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। इसी प्रकार के यदि वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए ऐसे वीडियो में मेहनत लगती है क्योंकि सारे पेपर को देखना पड़ता है, कौन सा टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए उनको हटाना पड़ता है, छांटना पड़ता है, फिर पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना, जिससे हमें प्रोत्साहन बढ़े और भी आगे इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।